कई बार ऐसा होता है ना कि किसी स्टोर में एक मुफ्त सैंपल मिलता है और अचानक लगता है कि अब तो ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। या फिर वो सीमित समय का ऑफर देखकर कुछ खरीदने की एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब रोजाना एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल में चलते हैं जहां हमसे हाँ कहलवा लिया जाता है और अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। आज हम उसी जाल का नक्शा खोलने वाले हैं। आज की हमारी पड़ताल डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी के क्लासिक रिसर्च पर आधारित है। साथ में अंकुर वारिकू जैसे मार्केटिंग गुरुओं की कुछ दिलचस्प युक्तियां हैं और भारत में भ्रामक विज्ञापनों पर एक कानूनी नजर भी डालेंगे। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या? एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट सियाल्डिनी, जिन्होंने इस पर 30 साल रिसर्च की है, वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने कोई फैसला क्यों लिया। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं लोगों की अपने व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से कम होती है। मतलब हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमसे कोई काम क्यों करवाया गया। यानी हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बटन हैं जिन्हें कोई और दबा सकता है। एक तरह से हाँ। सियाल्डिनी ने ऐसे ही 6 मुख्य बटनों की या कहिए सिद्धांतों की पहचान की है। कौन कौन से वो? ये हैं पारस्परिकता, सामाजिक प्रमाण, प्रतिबद्धता और संगति, पसंद, अधिकार और कमी। ठीक है, तो सबसे पहले से शुरू करते हैं पारस्परिकता। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब वही है जो मैं मुफ्त सैंपल के बारे में सोच रही थी? बिल्कुल वही है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कर्ज चढ़ जाता है। हम उसे चुकाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। सियाल्डिनी कहते हैं आपको पहले देना होगा। ये तो हम रोज देखते हैं। कोई दोस्त हमें पार्टी में बुलाता है तो हमें लगता है कि अब हमें भी उसे बुलाना पड़ेगा। सही पकड़ा। और ये बहुत गहराई तक जाता है। 2005 का एक प्रयोग इसे साफ दिखाता है। कैसा प्रयोग? लोगों को एक सर्वे भेजा गया। कुछ लोगों को सर्वे के साथ एक हाथ से लिखा हुआ स्टिकी नोट भी मिला। अच्छा। नतीजा, जिन लोगों को वो छोटा सा नोट मिला उनमें से 69% लोगों ने सर्वे का जवाब दिया। और जिन्हें नहीं मिला? जिन्हें सिर्फ सर्वे मिला उनमें से केवल 34% ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्होंने जवाब दिया उनके जवाबों की क्वालिटी भी बहुत बेहतर थी। वो छोटा सा व्यक्तिगत स्पर्श एक एहसान की भावना पैदा कर गया। और मार्केटिंग की दुनिया तो इसी पर चल रही है। अंकुर वारिकू भी यही उदाहरण देते हैं ना, जैसे न्यूज़लेटर साइन अप करने पर मुफ्त ई बुक देना। हाँ, या किसी सॉफ्टवेयर का 1 महीने का फ्री ट्रायल। आप पहले कुछ देते हैं और बदले में आपको ग्राहक की दिलचस्पी और एक तरह से वफादारी मिलती है, क्योंकि अब ग्राहक ऋणी महसूस करता है। बिल्कुल ठीक है, तो एक मुफ्त गिफ्ट हमें कर्जदार महसूस कराता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई गिफ्ट ना हो, बस हम उलझन में हो? जैसे अमेज़न पर एक ही चीज के 10 ब्रांड हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा खरीदें। तब हम क्या करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और ये हमें सीधे दूसरे सिद्धांत पर ले जाता है, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। सामाजिक प्रमाण? हाँ, जब हम अनिश्चित होते हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं। हम सोचते हैं बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। ये एक तरह का शॉर्टकट है, अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। जैसे वो कॉमेडी शो में पहले से रिकॉर्ड की ही हंसी की आवाज, लाफ ट्रैक। बिल्कुल। सियाल्डिनी कहते हैं कि वो हमें ये बताने के लिए कि अब हंसो, ये मजाकिया था, और ये काम करता है। एक ज्यादा गंभीर उदाहरण देखें। एरिज़ोना के एक होटल ने मेहमानों से तौलिया दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहना चाहा। उन्होंने अलग अलग साइन आजमाए, पर्यावरण बचाओ, होटल दान करेगा, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। तो फिर कौन सा साइन काम आया? वो साइन जिस पे लिखा था, यहाँ रुकने वाले ज्यादातर मेहमान अपने तौलियों का कम से कम एक बार दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये सुनते ही लगभग 48% मेहमानों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को पर्यावरण बचाने के तर्क से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ा कि दूसरे मेहमान क्या कर रहे हैं। ये तो कमाल है। मतलब रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि उसे कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, ज़ोमैटो पर लिखा होता है पिछले 24 घंटों में 4000 लोगों ने इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। ये तो थोड़ा मतलब डरावना भी है। हाँ, हम अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। एयरबीएनबी पर ग्राहकों की कहानियां और ट्रिपएडवाइजर पर यूजर रिव्यू, ये सब सामाजिक प्रमाण के ही रूप हैं। ठीक है, तो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं और उनकी नकल करते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि हम एक बार कुछ कह दें तो फिर उसी पर अड़े रहने का दबाव महसूस करते हैं, भले ही बाद में हमारा मन बदल जाए? हाँ, और ये तीसरा सिद्धांत है, प्रतिबद्धता और संगति, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार जब हम किसी बात पर
खासकर सार्वजनिक रूप से हामी भर देते हैं, तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। हम असंगत या अविश्वसनीय नहीं देखना चाहते। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है? 1987 का एक क्लासिक अध्ययन है। चुनाव से एक दिन पहले कुछ लोगों को फोन करके पूछा गया कि क्या वे वोट देने जाएंगे। अच्छा। जब उन्होंने हाँ कहा तो उन्होंने एक छोटी सी मौखिक प्रतिबद्धता कर ली। और नतीजा? नतीजा, जिन लोगों से पूछा गया था उनमें से 86.7% ने सच में वोट दिया। जिनसे नहीं पूछा गया था उनमें से केवल 61.5% ने ही वोट दिया। सिर्फ उस एक हाँ ने उनके व्यवहार को बदल दिया। वाह। और अंकुर वारी को भी इसी का जिक्र करते हैं, जैसे 30 डे फिटनेस चैलेंज के लिए साइन अप करवाना। बिल्कुल। एक बार जब लोग उस चैलेंज का हिस्सा बन जाते हैं तो वे उसे पूरा करने के लिए ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। समझ गए। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो शायद सबसे सीधा और सरल लगता है, पसंद, लाइकिंग। हम उन लोगों को हाँ कहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे के कारण बहुत गहरे हैं। पसंद 3 चीजों से बढ़ती है: समानता, तारीफ और शारीरिक आकर्षण। समानता। हाँ, एक अध्ययन में लोगों को एक सर्वे का अनुरोध मिला। जब अनुरोध करने वाले का नाम उनके नाम से मिलता जुलता था तो प्रतिक्रिया दर 56% थी। और जब अलग था? जब नाम अलग था तो ये सिर्फ 30% थी। हम अनजाने में ही उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या लगते हैं। अंकुर वारी को इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। जब कोई आपके हाथ में गोद लेने के लिए रखा एक छोटा सा पिल्ला थमा देता है, हाँ, तो एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। उसे ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। फ्लिपकार्ट के विज्ञापनों में प्यारे बच्चों का उपयोग भी इसी लाइकेबिलिटी फैक्टर का उपयोग करता है। हम उस ब्रांड को पसंद करने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस कराता है। ठीक है, अब 5वें सिद्धांत पर आते हैं, और ये मुझे थोड़ा असहज करता है। अधिकार, अथॉरिटी। हाँ, हम विशेषज्ञों की बात मानते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये कितना आगे जा सकता है? ये बहुत आगे जा सकता है, और यही बात डरावनी है। यहाँ पर स्टैनली मिलग्राम का 1974 का प्रसिद्ध प्रयोग याद आता है। ओह हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसमें सामान्य लोगों को एक सफेद लैब कोट पहने अधिकारी के कहने पर दूसरे व्यक्ति को बिजली के झटके देने के लिए कहा गया। जाहिर है झटके असली नहीं थे, पर उन्हें तो ये पता नहीं था। उन्हें ये पता नहीं था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। 2/3 प्रतिभागियों ने दूसरे कमरे से आ रही दर्द भरी चीखों को नजरअंदाज करते हुए सबसे तीव्र 450 वोल्ट का झटका दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। सिर्फ इसलिए। ये प्रयोग आज भी हमें असहज करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सही परिस्थितियों में हम में से कोई भी कितना आगे जा सकता है। ये तो काफी डरावना है। लेकिन आज के जमाने में क्या अधिकार का सिद्धांत उतना ही असरदार है? क्या आज का उपभोक्ता सिर्फ एक सफेद कोट देखकर मान जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, हम ज्यादा शक्की हो गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी शॉर्टकट ढूंढता है। अंकुर वारी को टूथपेस्ट के विज्ञापन में सफेद कोट पहने डॉक्टर का उदाहरण देते हैं। हाँ। हमें पता है कि वो शायद एक एक्टर है, लेकिन वो सफेद कोट तुरंत विश्वास और अधिकार का प्रतीक बन जाता है। हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। और अब आखिरी सिद्धांत, कमी, स्कैरसिटी। अर्थशास्त्र का मूल नियम, जो चीज कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। हाँ, लिमिटेड एडिशन, सिर्फ 2 सीटें बची हैं, ऑफर आज रात खत्म हो रहा है, ये सब सुनकर एक घबराहट सी होने लगती है। और ये घबराहट जानबूझकर पैदा की जाती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 1985 का न्यू कोक का मामला। अच्छा, वो क्या था? स्वाद परीक्षणों में लोगों ने नए फॉर्मूले को पसंद किया था, लेकिन जब कोका कोला ने पुराने पारंपरिक फॉर्मूले को बाजार से पूरी तरह हटाने का फैसला किया तो अचानक वो दुर्लभ हो गया। तो लोगों ने उसे और ज्यादा चाहा। जबरदस्त मांग पैदा हो गई। ये कंपनी के लिए एक बड़ी मार्केटिंग आपदा साबित हुई, क्योंकि लोगों को वो चाहिए था जो उनके पास नहीं हो सकता था। अंकुर वारी को ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर चलने वाले टाइमर का जिक्र करते हैं। खरीदने के लिए 8 मिनट शेष। बिल्कुल। यहाँ संदेश फायदे से हटकर नुकसान की आशंका पर केंद्रित हो जाता है। ये मौका न चूकें। कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर हमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। तो ये थे वो 6 सिद्धांत। अब जब हम इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानते हैं तो नैतिकता का सवाल खड़ा होता है। किसी को उसकी जरूरत की चीज खरीदने में मदद करना एक बात है, और किसी को धोखे से कुछ ऐसा बेच देना जिसकी उसे जरूरत नहीं, वो दूसरी बात है। ये कायल करने और हेरफेर के बीच की रेखा कहाँ है? ये सबसे जरूरी सवाल है।
सियाल्डीनी खुद इन उपकरणों के अनैतिक इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार अंतर इरादे में है। इरादे में? हाँ, कायल करने का उद्देश्य होता है पारदर्शिता, दूसरे की आजादी का सम्मान और आपसी लाभ। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां दोनों पक्षों का फायदा हो। और हेरफेर? वहीं दूसरी तरफ हेरफेर का मतलब है धोखा देना। इसमें जानकारी को घुमाया फिराया जाता है, सच को छुपाया जाता है या इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी से वो काम करवाया जाता है जिसमें सिर्फ आपका फायदा हो। ये एक विन लूज स्थिति है। और ये हमें सीधे भ्रामक विज्ञापनों की तरफ ले जाता है। चाणक्य ने लॉ रिव्यू का एक लेख बताता है कि भारत में यह एक बड़ी चिंता है जहां उपभोक्ता राजा है की धारणा एक मजाक बनकर रह गई है। हाँ, कई बड़े ब्रांड्स पर ऐसे आरोप लगे हैं। जैसे हॉर्लिक्स ग्रोथ प्लस पर बच्चों की लंबाई बढ़ाने के अवास्तविक दावे करने का आरोप था। अच्छा। या डाबर ने दावा किया कि च्यवनप्राश कोविड-19 से बचा सकता है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। और फेयर एंड लवली? हाँ, फेयर एंड लवली, जिसे अब ग्लो एंड लवली कहा जाता है, उसकी दशकों तक इस बात के लिए आलोचना हुई कि वो गोरेपन को सफलता से जोड़ता था। तो क्या इन पर लगाम लगाने के लिए कोई व्यवस्था है या कंपनियां कुछ भी कहकर बच निकल सकते हैं? नहीं, अब एक कानूनी ढांचा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भ्रामक विज्ञापन को साफ तौर पर परिभाषित करता है। अच्छा, तो अब कानून है इसके लिए? जी, इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना की गई है और ये प्राधिकरण जुर्माना भी लगा सकता है। पहली बार अपराध करने पर 10 लाख रुपए तक और बार बार करने पर 50 लाख रुपए तक का। तो लगाम कसी जा रही है। हाँ। तो इस सारी जानकारी के बाद आखिरी सवाल, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमारा सुरक्षा कवच क्या है? इसका जवाब है एक आलोचक, पाठक या उपभोक्ता बनना। मतलब? एक स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। एक गहर आलोचक उपभोक्ता विज्ञापन के दावों को सच मान लेता है, जबकि एक आलोचक उपभोक्ता ये समझता है कि ये सिर्फ एक प्रस्तुति है, पूरा सच नहीं। वो विज्ञापनदाता के इरादे, उसके लहजे और उसके पूर्वाग्रह पर सवाल उठाता है। तो हमें एक तरह से जासूस बनना होगा। हमारे स्रोत कुछ सवाल सुझाते हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं। पहला, विज्ञापनदाता का असली इरादा क्या है? क्या वो मुझे सिर्फ जानकारी देना चाहता है या किसी भी कीमत पर बस अपना माल बेचना चाहता है? दूसरा और बहुत जरूरी सवाल, क्या वो मेरी सोचने समझने की आजादी का सम्मान कर रहा है या फिर वो मुझ पर दबाव की रणनीति इस्तेमाल कर रहा है, जैसे झूठी कमी का एहसास कराकर? बिल्कुल। और तीसरा, इसका मुझ पर लंबा असर क्या होगा? क्या ये उत्पाद वाकई मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? ये सवाल हमें उस भावनात्मक लहर से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपने आप में बुरे नहीं हैं। ये सिर्फ उपकरण हैं, जैसे एक हथौड़ा उपयोग करने वाले पर है। जैसा कि अंकुर वारिको भी कहते हैं, हमें इन तकनीकों से वाकिफ रहना चाहिए ताकि हम कुछ ऐसा न खरीदें जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। तो आज हमने कायल करने के 6 शक्तिशाली सिद्धांतों को समझा। पारस्परिकता, सामाजिक प्रमाण, प्रतिबद्धता, पसंद, अधिकार और कमी। हमने देखा कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल दुनिया में रोज हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने कायल करने और हेरफेर के बीच की नैतिक सीमा को खोजा। और हमने ये भी देखा कि भारत का कानून अब उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए कदम उठा रहा है। लक्ष्य ये नहीं है कि हम हर चीज पर शक करें, बल्कि ये है कि हम जागरूक बने और सवाल पूछना सीखें। आज के हमारे स्रोतों ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के तौर पर हम पर कैसे किया जाता है। लेकिन अंकुर वारिको अक्सर अपने दर्शकों से एक सवाल पूछते हैं। हाँ, कि वे इन युक्तियों का इस्तेमाल नौकरी है इंटरव्यू में कैसे कर सकते हैं। तो सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। एक नौकरी का इंटरव्यू भी अपनी विशेषज्ञता और व्यक्तित्व को बेचने का एक रूप ही है। आप हेरफेर की महीन रेखा को पार किए बिना एक प्रोफेशनल माहौल में खुद को ज्यादा पर्सुएसिवली प्रस्तुत करने के लिए पसंद या अधिकार जैसे किसी सिद्धांत को नैतिक रूप से कैसे इस्तेमाल कर